आयुर्वेद में 5 प्रकार की औषधियां हैं मुख्य, जिसको आप अगर समझ गए और अगर आपके दिमाग ने उस औषधि को देख करके ये समझ लिया कि इस औषधि में इन 5 में से कितने गुण हैं, तो आप उस औषधि को बहुत गहराई से समझ जाएंगे कि ये क्या कर सकती है और कैसे देनी है, कितनी देनी है। ये मैं बातें उन वैद्य भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस करते हैं या जो पढ़ रहे हैं अभी मौजूदा रूप से किसी स्कूल कॉलेज में। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ उनको नहीं पढ़ाया जाता, बेशक पढ़िए, लेकिन ज्ञान इकट्ठा करने की भूख बहुत होनी चाहिए इंसान में, वो सीमित नहीं होनी चाहिए। वो कहीं से भी मिल जाए। मैंने जो गुरुओं से सीखा मैं अपने तक रख के क्या करूँगा, वो किसी काम का नहीं। यद्यपि मैं चाहता हूँ कि लोग प्रामाणिक आयुर्वेद पढ़ें, खुद किसी की बातों पे विश्वास ना करें, मेरी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिम्मेदारी से बताता हूँ। कोई भी चीज़ मन गढ़ंत नहीं, पूरी सटीक, पूरी गहरी। हो सकता है आपको सालों साल आप पढ़ते रहे, इधर उधर चीज़ें आपको कहीं मिले ना वो, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने बहुत मेहनत करी इसमें और मैंने उनका प्रसाद पाया है। तो मैं बात कर रहा था 5 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। यदि इसको समझ लिया तो आपकी लिखी हुई पर्ची, कोई भी वैद्य बहन जो मुझे सुन रहे हैं भाई बहन, आपकी लिखी हुई पर्ची पूर्ण मानी जाएगी। इनको अगर आपने समझ लिया, वो पूरी 5 प्रकार की औषधियाँ जहाँ जिसकी जरूरत है लगा दी। तो पहली है मारक। मारक औषधियाँ से ही आप समझ गए होंगे, मारना मारक शब्द से मिलता जुलता है। तो मारक औषधियाँ वो होती हैं जो शरीर के अंदर किसी प्रकार के जो हानिकारक चीज़ें हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, चाहे वो आपके अंदर की कोई ग्रंथि का बढ़ जाना हो या कोई भी आवश्यकता के अलावा कोई चीज़ अंदर है, उसको मारती है यदि वो, तो वो मारक औषधि हो गई। इसमें जैसे कि कृमि घातनी वटी है, ऐसे ही मधुरांतक वटी है, ऐसे ही जो औषधियाँ किसी प्रकार के किसी चीज़ को चोट करके उसे ख़त्म करें, चाहे वो ज्वर है, चाहे वो अत्यधिक आपके अंदर की कोई गांठ है, ये मारक औषधियाँ हो गई सारी। ये औषधियाँ शरीर में जब ये कुछ करती हैं तो कुछ ना कुछ मल छोड़ती हैं अपना। अब इसको निकालने के लिए दूसरी औषधियाँ जो होती हैं वो होती हैं शोधक। शोधक औषधियाँ वो होती हैं जो आपके अंदर से शुद्धि करें। जैसे मुलेठी ले ली, जैसे आपने मुलेठी ली तो यहाँ से कफ शुद्ध हो गया, साफ हो गया। ऐसे यहाँ त्रिफला ले लिया, आंत शुद्ध हो गई। गुलकंद ले ली आपने, कोई भी इस तरह की थोड़ा मृदु विरेचक जैसे अमलतास ले लिया, ये सब शोधक है। आप अगर आयुर्वेद में बात करें तो कई शोधक हैं चीज़ें, एक नहीं है। विरेचन कराना, ये सब कराना शोधक औषधियाँ हैं। भाई मारक औषधि दे दी, बाद में शोधक नहीं दी, हो सकता है उसके द्रव्य जो अंदर बचे हैं चीज़ के, गांठ आपने किसी की ख़त्म करवाई, किसी का कुछ कराया, आपने बाद में शोधक औषधियाँ नहीं दी, तो आप समझ लीजिए अंदर कहीं ना कहीं उसके गांठों का उसका प्रभाव रहेगा। कोई स्किन प्रॉब्लम की दवाई चल रही है, मारक हो चल रही है, कोई ऐसा जीवाणु अंदर है रक्त में, कोई ऐसा विषाणु है, वो आपने ख़त्म कर दिया उसके, लेकिन उसके बाद में जो उसके प्रभाव, उसके अंत्येष्टि के बाद जो द्रव्य बचते हैं वो उसको निकालना पड़ेगा शोधक औषधियों से। ये दूसरी प्रकार की औषधियाँ थी। तीसरी प्रकार की औषधियाँ होती हैं संशोधक। संशोधक से मेरा मतलब है ये थोड़ी बहुत करेक्शन करते हैं। करेक्शन कर देना, जैसे कि आपकी डाइजेशन वीक है, कमज़ोर हो गई है, पाचक रस कम बन रहा है, उसको थोड़ा करेक्ट कर देना। पाचक रस बढ़ा दिए, कहीं पे कोई हाथ पाँव में रक्त नहीं जा रहा, सुन्न पड़ रहा है, लपकें जा रही है, उसको करेक्ट कर दिया। हार्ट अपने अच्छे से पंप नहीं कर रहा और कहीं कहीं थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा करेक्ट कर दिया। ये उनका काम होता है। ये तीसरी प्रकार की औषधियाँ होती हैं। अब आपने देखना है कि रोग जो सामने है
वो कैसी चिकित्सा मांग रहा है? उसे मारक औषधि चाहिए, उसे शोधक औषधि चाहिए, उसे संशोधक औषधि चाहिए, या फिर उसे सभी औषधियाँ चाहिए अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में, कब कहाँ कौन सी औषधि रखना। जब औषधि की आप प्रकृति समझेंगे तभी तो आप उसकी समय अवधि तय करेंगे कि उसको कब देना, कितने दिन देना। किसी ग्रंथ में इतना नहीं लिखा होगा। जब श्लोक पढ़ते हैं आप, किसी औषधि के लाभ, किसी औषधि के द्रव्य क्या उसमें डाला गया, श्लोक में तो कहीं नहीं लिखा होता कि 15 दिन लेके बंद कर दे, 7 दिन लेके फिर दे। ये कहाँ से हम बताते हैं? इसके मूल में यही ज्ञान है कि भाई वो औषधि की प्रकृति क्या है। ये तीसरी प्रकार की औषधियाँ थी जो आपको मैंने बताई। इसके बाद आती है पुष्टिकारक। पुष्टिकारक से मतलब है कि आप के शरीर को पुष्ट करे, आपके शरीर को बल दे, आपके शरीर को ऊर्जा दे, ओज बढ़ाए, वीर्य बढ़ाए। ये औषधियाँ बलकारक होती हैं, सामर्थ्य देने वाली होती हैं। घी, दूध, शहद और जितने भी ये हमारे अश्वगंधा और शतावर, ये वाजीकारक चीज़ें, ये पाक, अवलेह, बहुत सारे रसायन, ये सब जो हैं ये पुष्टिकारक है। पुष्टिकारक औषधियाँ कहा जाता है इसको। ये पुष्ट करती हैं। किसी चीज व्यक्ति को रोग था कोई, आपने उसको औषध दे के ठीक कर दिया, अब वो बीमारी जो निकल गई, बुखार ही समझ लो, वो चला गया, लेकिन बाद में जो कमजोरी रह गई उस पे आपने यदि काम नहीं किया, शुरू से ही उस पे अगर थोड़ा थोड़ा काम करते, औषध के साथ साथ पुष्टि बढ़ाने पे काम करते, जब डाइजेशन आपने ठीक कर ली, संशोधन सारे कर लिए, आपको पता लग गया कि अब मैंने विरेचन भी करा लिया, अब पुष्टि भी तो देनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं कराई, व्यक्ति ठीक तो हो गया लेकिन वो कमज़ोर महसूस करेगा, सामर्थ्यहीन महसूस करेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे पुष्टिकारक औषधि लगानी पड़ेगी। और अंतिम आते हैं रसायन। रसायन जो होते हैं ये बिना बीमारी के भी दिए जा सकते हैं। बिना बीमारी के यानी रोग आए ही ना। ये चीज़ बड़ी ख़ास है, ये चीज़ बड़ी प्यारी है कि रोग आए ही ना। भाई क्या ज़रूरत पड़ी है, हम देख लेंगे जब आएगा। ये क्या बात हुई? जब आपके सिर पे समस्या आ जाए तब आप उसका निवारण करेंगे तो ये ठीक है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप अपनी समझ बढ़ा करके उसको पहले ही आने से पहले रोक सकें। रोग के लक्षण जो दिखाई देने लगते हैं उससे भी पहले, रोग के होने से भी पहले कुछ और लक्षण भी शरीर में दिखते हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 1 वर्ष बाद रोगी को क्या रोग होगा। अब वो लक्षण पूर्व रूप कहते हैं उसको, वो देख करके वैद्य बता सकता है कि भाई हाँ, इस व्यक्ति को 1 वर्ष तक ये हो सकता है, आने वाले समय में इसको ये चीज़ हो सकती है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रैक्टिशनर हैं वो बताते हैं जेनेटिक, आपको ये माता को ये है, पिता आपको भी हो सकता है। वो उस तरह से आइडिया लगाते हैं। हमारे यहाँ पे पहले ही 1 साल पहले बता दिया जाता है, कुछ महीने पहले बता दिया जाता है कि आपको ये रोग हो सकता है, आप थोड़ा सावधान हो जाए। बल्कि खुद भी इंसान समझ सकता है, यदि उसको वायु निरंतर रह रही है, वात बढ़ा हुआ है, तो मान के चलिए अगर वो उसे नहीं ठीक करेगा, कुपित ही रहने देगा, तो आने वाले 1 साल तक उससे वायु से सारा शरीर रूखा हो जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, ये आंखों की रोशनी कम पड़ जाएगी, पाचन कमजोर हो जाए, ये वीर्य बल घट जाएगा। तो पहले से ही प्रेडिक्शन तो ये दे सकता है कोई भी व्यक्ति। आयुर्वेद से थोड़ी रुचि लेके उसको समझ करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है। तो ये चीज़ें आपको रसायन में काम आएंगी। रसायन लेकर के आप उससे बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये 5 प्रकार की जो जाति है औषधि की, ये मुख्य बताई मैंने। इसको यदि किसी ने पकड़ लिया और फिर देखा, औषधि की पर्ची पे नज़र मारी, पता चल गया ऊपर से नीचे तक कि चिकित्सा विधान जो था वो संपूर्ण था, पूर्ण था, अथवा तो उसमें कहीं कमियां हैं। आप ये चीज़ अगर करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप अब जब अगली बार अपने कुर्सी पर बैठेंगे, अपने मरीज से, अपने जो वैद्य भाई बहन में उनको संबोधन कर रहा हूँ, जब आप उनको बैठ करके उपचार देंगे, पहले से ज़्यादा आपकी कमर कसी हुई होगी, तिखी कड़क होगी,
आप पहले से ज़्यादा अपने आप को समर्थवान महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपने और गहरे में उतर करके चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। मैं फिर आऊँगा एक नई जानकारी लेकर के। आप सबके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। नमस्कारम। क्या कोई खाने की चीज़ ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज हैं वो एज्ड हैं, यानी 1 सीज़न बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।